में नामांकन की तैयारी 3 अप्रैल से उम्मीदवार भरेंगे पर्चा। 18 ब्लॉकों में चल रही है तैयारी। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस सतर्क। पांड्री गांव से दबिश देकर पकड़ी 1350 लीटर अवैध शराब, 4000 लीटर लहन को भी किया नष्ट। झांसी के सीपरी बाजार क्षेत्र में हो रही थी अफीम की खेती। छापा मारकर पुलिस ने अफीम किया बरामद। मौके से भाग निकला किसान। और बदायूं में तिगुला गांव में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत। पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे अररिया से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। और अररिया से बड़ी खबर, पुलिस ने 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। अररिया से बड़ी खबर। और 3 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस और 3 बाइक यहां पर बरामद की गई है। फारबिसगंज थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से ये गिरफ्तारी की गई है। तो अररिया से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया है। और पुलिस ने कुल 8 बदमाशों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे बाइक और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। 3 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस और 3 बाइक यहां बरामद की गई है। फारबिसगंज थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से ये गिरफ्तारी की गई है। अररिया से बड़ी खबर, पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। कुल 8 बदमाशों को पुलिस ने यहां गिरफ्तार कर लिया है। और आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। 3 पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस और 3 बाइक बरामद की गई है। अररिया से बड़ी खबर। पुलिस ने 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अलग अलग जगहों से इन बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है। 3 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस और 3 बाइक बरामद की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के अररिया से। तो इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विपुल हमारे साथ जुड़ गए। विपुल, पुलिस ने 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, एक बड़ी कामयाबी। जी, ये जो जोगबनी थाना और फार्मेशन थाना समेत कई थानों ने संयुक्त रूप से जो अररिया एसपी है उनके नेतृत्व में छापेमारी करके बड़ी सफलता हाथ लगी है उनको। और इन्होंने 8 जो बदमाश है उनको गिरफ्तार किया। इनके पास से पिस्टल और गोली आदि बरामद किए गए। इसमें खास करके देखा जाए तो कुछ दिन पहले रानीगंज में एक लूट की घटना घटी थी। उसी मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जी विपुल, पुलिस को जानकारी कैसे लगी इन बदमाशों के बारे में? जी, पिछले कुछ दिनों से मैंने जो लूट की घटना के बाद से पुलिस लगातार इन लोगों के बात कर रही थी और सर्विलांस में इनके मोबाइल आदि की लेने की बात कही जा रही है। इसी सब लेके पुलिस ने एक टीम, अररिया एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। और वो टीम में फारबिसगंज डीएसपी समेत कई थाना के थाना अध्यक्ष शामिल थे। सभी ने संयुक्त रूप से छापेमारी करके यह सफलता हाथ लगा है। जी विपुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अररिया से बड़ी खबर, पुलिस ने 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 3 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस और 3 बाइक बरामद की गई हैं। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में बिल्डरों की मनमानी और फ्लैट के लिए खरीदारों का चक्कर लगाना बड़ी समस्या है। बिल्डर के जाल में फंसकर निवेशक दर दर की ठोकरें खाता है। पिछले दिनों रेरा की तरफ से एक आंकड़ा जारी किया गया, जिससे यह पता चलता है कि बिल्डर्स ने घर खरीदारों के खून पसीने की कमाई को लेकर जमकर खेल किया। बिल्डरों द्वारा इस तरह की गड़बड़ी के मामले में गाजियाबाद का प्रदेश में तीसरा स्थान है, जबकि नोएडा का पहला स्थान है। दूसरे नंबर पर लखनऊ है। निवेशकों के बिल्डर्स के चुंगल से निकालने के लिए रेरा एक का गठन किया गया। इसके अलावा प्रदेश सरकार की तरफ से मंत्री समूह का भी गठन किया गया था, लेकिन लोगों को इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा। आज भी निवेशक बिल्डर से पैसा हासिल करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो बिल्डरों की मनमानी लगातार यहां बढ़ती दिखाई दे रही है।
तो रेरा पर चर्चा करने के लिए रेरा के जानकार ऋषि सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ऋषि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल आसान शब्दों में जानना चाहेंगे कि आखिर रेरा है क्या, इसके नियम क्या क्या है, और आखिर इस नियम के लागू हो जाने के बाद भी होम बायर्स को इतनी दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने मुझे ये मौका दिया है रेरा के विषय में अपनी बात रखने का। और आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि रेरा क्या है और रेरा कैसे इस्टेब्लिश हो पाया। वास्तव में मैं आपको बताऊं कि मई 2016 के बाद रेरा का गठन हुआ, उससे पहले रेरा नहीं थी। तब तक रियल एस्टेट का सेक्टर अनऑर्गेनाइज था, लेकिन एज ऑफ नाउ रियल एस्टेट का सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर का रूप ले रहा है। ऑलरेडी रेरा को गठन हुए करीब करीब 6 साल हो चुके हैं, जो 5 साल हो चुके हैं, तकरीबन 5 साल हो गए हैं। और रेरा अपनी पूरी फॉर्म में आते आते करीब करीब 10 साल लगेंगे, लेकिन इसमें भी अभी कई खामियां हैं जिसको दूर किया जा रहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा बेसिकली। और रेरा से बहुत बड़ी राहत ग्राहक को ये मिला है कि ग्राहक को एक ट्रांसपेरेंसी मिली है। उस ट्रांसपेरेंसी के जरिए लोगों में विश्वास बढ़ा है, और उसके साथ साथ अब निवेशक जो है मई 2016 के बाद धोखाधड़ी का शिकार नहीं हो रहे हैं। जितनी भी शिकायतें थी वो रेरा गठन होने से पूर्व की शिकायतें थी, जिसको भी रेरा गाइडलाइन के अंतर्गत दूर किया जा रहा है। सर, दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे ऐसे होम बायर्स हैं जिनको अभी भी इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आखिर वो ऐसा क्या करें जिनसे उन्हें इन मुसीबतों से बचा जा सके? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेरा गाइडलाइन आने के बाद जो है बहुत सारी मुसीबतें जो है ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ चुकी है। अगर मैं बात करूं कि अभी बहुत सारे पुराने डेवलपर की मैं बात करूं, जैसे आम्रपाली है या और भी बहुत सारे डेवलपर हैं जिनकी वजह से ग्राहकों को दिक्कत हुई है, उनका भी समस्या का समाधान कर दिया गया है। एनबीसीसी के माध्यम से ऑलरेडी उन सबको घर मुहैया कराने की तारीख और समय और सीमा दे दी गई है। फिर भी अगर कोई शिकायत होती है तो उनके लिए एक पैनल बनाया गया है, जिसमें कि रेरा गाइडलाइन के अंतर्गत सारे चीज़ों को सुनी जाती है और उसमें डेवलपर के ऊपर कार्रवाई करके उनका निदान किया जा रहा है। तो ग्राहकों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नए निवेशक का तो खास करके पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। मई 2016 के बाद जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं उनकी एक रेरा नंबर है जो यूपी रेरा पीआरजी के नाम से आता है, और अगर उनको जो भी कंसल्टेंट भी करते हैं तो यूपी रेरा एजीटी के नाम से कंसल्टेंट है, और वो रेरा नंबर देखकर उनमें निवेश करें। उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट इसमें पूरी तरीके से आसान्वित भी करती है अपने ग्राहकों को, और ग्राहकों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ऐसा कानून लाया गया है। तो अब ग्राहक को बहुत सारी असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि रेरा कानून में ऑलरेडी दिया गया है। मानता हूं मैं कि कानून में अभी कुछ खामियां हैं जिसको कि समय टाइम टू टाइम उसको दूर किया जाएगा और उसको रिजॉल्व भी किया जाएगा। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बायर्स के लिए रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाने का जो प्रोसेस है वो काफी लेंथी है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं आपको बताऊं, बायर को रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। रेरा रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस होता है वो डेवलपर के लिए है, और डेवलपर के साथ जो चैनल पार्टनर जो ब्रोकर्स जुड़े होते हैं उनके लिए रेरा रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता है। बायर को एक ट्रांसपेरेंसी दी गई है कि आप वेबसाइट के ऊपर जाकर, वेब पेज पे जाकर आप रेरा की गाइडलाइन को पढ़ सकते हैं और उन डेवलपर के सारे डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी पूरे प्रोसेस को देख सकते हैं। सेक्शन 9 में और सेक्शन 62-67 में ऑलरेडी सारे प्रावधान दिए गए हैं कि कोई भी डेवलपर अगर जो अपनी प्रोजेक्ट को बनाना चाहता है वो पहले तो रेरा नंबर लेना अनिवार्य है, और रेरा नंबर जब अनिवार्य हो जाता है तो उसके बाद उसको सारे नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। अगर वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है तो उनके ऊपर एक हैवी पेनल्टी भी रखी गई है, यहाँ तक कि कंसल्टेंट के ऊपर भी पेनल्टी रखी गई है। तो ये सारी जानकारी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आम जनता तक अगर पहुंचेगी, आम जनता भी इन विषयों को अगर समझेगी तो हमें लगता है कि बहुत पैनिक होने की समस्या नहीं है। वो लोग फिर धीरे धीरे इस गाइडलाइन को समझ जाएंगे। जैसे कि अब मैं देखता हूं कि आईआरडीए में, इंश्योरेंस कंपनियों में अब गड़बड़ी ना के बराबर होती है। लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं और उनको वापस पैसा मिल जाता है। वैसे ही रेरा गाइडलाइन के अंतर्गत अब जो लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे उनको भी एक बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, और गवर्नमेंट इस दिशा में अपना कदम बढ़ा रही है, और हमारे ख्याल से जो खामियां हैं उसको भी दूर किया जा रहा है धीरे धीरे। जी सर, कोरोना काल में रियल एस्टेट पर कोरोना काल का बहुत असर पड़ा है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि आगे जाकर प्रॉपर्टी के दाम जो है वो बढ़ सकते हैं? मैं आपको बताऊं, कोरोना काल में रियल एस्टेट क्या सभी सेक्टरों पे प्रभाव पड़ा है इसका। तो मैं आपको देखूं कि कोई भी सेक्टर को अब कोरोना काल से छूता नहीं रहा। कंस्ट्रक्शन अगर रुकेगी तो ऑब्वियसली सारी चीजें होगी, और गवर्नमेंट एकदम से रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रही है। जब ये गवर्नमेंट इतनी बड़ी रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रही है तो उसको एस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। कोरोना काल ने पूरे देश को स्थिर किया, लेकिन उसके बाद मैं बताऊं आपको कि सबसे ज्यादा सरप्लस पैसा सिर्फ 2 ही जगह निवेश होता है, या तो वो एग्रीकल्चर में निवेश होता है या तो रियल एस्टेट में निवेश होता है। जैसे ही लोगों के पास मैक्सिमम पैसे आते हैं तो वो रियल एस्टेट में ही निवेश करते हैं। तो रियल एस्टेट की निवेश की संभावना यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि आफ्टर कोरोना
बाद जो पिछली लॉकडाउन हुई थी उसके बाद बहुत तेजी से मूवमेंट हुई है और प्रॉपर्टी की न्यू लॉन्चेज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डेवलपर जो है नए कानून की वजह से कहीं ना कहीं फुक फुक के कदम रख रहा है। तो ग्राहकों को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े डेवलपर, बड़े प्लेयर आ रहे हैं मार्केट में और प्राइस दाम बढ़ने की 100% संभावना है और ऑलरेडी निवेश की संभावना बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और निवेश हो भी रहे हैं। कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दो एक ऐसा सेगमेंट है जिस सेगमेंट में बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि 3.5 लाख फ्लैट जो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है। कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ था तो इन्हीं 3.5 लाख फ्लैटों के अंदर लोगों ने रहकर अपनी जिंदगी बचाई जी। तो आज की डेट में कोरोना आने के बाद लोग बाग ये समझ रहे हैं कि हमें हमारे पास हमारा घर तो होना चाहिए, घर की वजह से ही हम बच पाए। तो कोरोना जैसी त्रासदी को देखते हुए लोग अब रेसिडेंशियल फ्लैट की तरफ मूव भी कर रहे हैं और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ भी मूव कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा फर्क कोरोना के होने की वजह से नहीं पड़ेगा। कोरोना के काल में जरूर फर्क पड़ा है, लेकिन उसके बाद बहुत तेजी से रफ्तार ले रही है रियल एस्टेट जी। सर, रेरा के आने के बाद भी बिल्डरों की मनमानी लगातार जारी है, जिसके बाद होम बायर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आखिर कब तक बिल्डरों की मनमानी जारी रहेगी और होम बायर्स को कब तक इस समस्या का समाधान मिलेगा? देखिए, कई बार क्या होता है कि आधी अधूरी जानकारी की वजह से भी होम बायर परेशान होते हैं। अगर मैं बात करूं लीगल रेरा गाइडलाइन को अगर होम बायर्स फॉलो करेंगे, होम बायर नेगोशिएशन पॉइंट को फॉलो करेंगे और बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो बिल्डरों की मनमानी पे लगाम की जा सकती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे बिल्डर पाक साफ हैं, सारे बिल्डर अपने अपने तरीके से कार्यक्रम को करते हैं, अपने अपने तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को चलाते हैं। रेरा गाइडलाइन में क्लियर मेंशन है कि 70% पैसा जो है उसी प्रोडक्ट में यूज होता है, 30% पैसा ही अब वो खर्च कर सकता है, कोई भी डेवलपर खर्च कर सकता है। तो 80% कंज्यूमर प्रोटेक्ट गाइडलाइन के अंतर्गत ये रेरा कानून लाया गया है। अगर होम बायर और अगर इन्वेस्टर जो है रेरा गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करते हैं तो किसी भी बिल्डर से घबराने की जरूरत नहीं है। इवन बिल्डर ही घबरा रहे हैं नए प्रोजेक्ट लाने के लिए और एजेंट भी घबरा रहे हैं, क्योंकि सीधा वेब पेज के जरिए उनको रेरा नंबर दिया जा रहा है, जिसकी आवाज़ हम लोगों ने लगातार सरकार से उठाई है कि सरकार जो है छोटे से इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचने के लिए जो IRDA गवर्न बॉडी है उसके एग्जाम के जरिए एजेंट की नियुक्ति करते हैं। तो मेरी भी यही सोच है कि डेवलपर की रेरा नंबर जारी करने से पहले और किसी एजेंट की रेरा नंबर जारी करने से पहले उनमें एग्जामिनेशन और पारदर्शिता आएगी तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो होम बायर्स के लिए भी और डेवलपर के लिए भी, इवन कंज्यूमर बाकी सरकार के लिए भी बहुत सारी चीज़ों को भी करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे ये एस्टेब्लिश्ड होगा 5 से 7 सालों के अंतर्गत आपको रेरा एक ट्रांसपेरेंसी इंडस्ट्री के रूप में आपको दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ऋषि जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो होम बायर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि बिल्डरों की मनमानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर रेरा का गठन किया गया था, लेकिन अभी भी होम बायर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो रायबरेली में पहले फेज में चुनाव होने वाले हैं। पंचायत चुनावों के नामांकन की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सिटी मजिस्ट्रेट ने कलेक्ट्रेट परिसर में जिला पंचायत सदस्यों के नामांकन की सुरक्षा का जायजा लिया और कई दिशा निर्देश भी दिए। 3 अप्रैल से उम्मीदवार अपना नामांकन पर्चा भर सकते हैं। आपको बता दें कि 18 ब्लॉकों में भी नामांकन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तो 18 ब्लॉकों में नामांकन की तैयारियां चल रही हैं और पंचायत चुनाव में नामांकन की तैयारियां अब जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। यूपी के झांसी जनपद के थाना सीपरी बाजार क्षेत्र के गांव लहर गिर्द में खेतों में गेहूं के अलावा लहलहाती कथित अफीम की फसल को सरकारी अमले ने गुरुवार को जब्त कर लिया है। अफीम की फसल का नमूना संग्रह कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेज दिया गया है ताकि मजबूत विधिक कार्यवाही की जा सके। दरअसल मुखबिर की सूचना पर बुधवार को थाना सिपरी बाजार पुलिस ने क्षेत्र में लहर गिर्द गांव में जांच पड़ताल की तो एक खेत में गेहूं की फसल के साथ अफीम की फसल भी दिखाई दी। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक नगर, SDM, क्षेत्र अधिकारी नगर, आबकारी अधिकारी आदि दल के साथ पहुंचे और जांच में पता चला कि यहां पर अफीम की खेती की जा रही है। अफीम की फसल को सरकारी अमले ने गुरुवार को जब्त कर लिया। थाना सीपरी बाजार को सूचना प्राप्त हुई थी कि
लहरगिर्द चौकी क्षेत्र में ग्राम लहरगिर्द में कुछ लोगों द्वारा गेहूं और जौ की फसल के बीच बीच में अफीम की खेती की जा रही है। इस सूचना पर जो फसल जो गेहूं और जौ के साथ उगाई जा रही थी वो अफीम की ही प्रतीत हो रही थी। उसको उखड़वा करके और मौके पर उसको सीज किया जाएगा। उसके संबंध में जो भी उसके खेत के मालिक है, इनका नाम संतोष राजपूत और हरिओम राजपूत है, उनसे ये मांगा गया है कि क्या उनके पास अफीम की खेती का कोई लाइसेंस है, कोई परमिट है या कोई अधिकृत किया गया है अथवा नहीं। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में झांसी के सिपरी थाना बाजार के ग्राम पांडरी कबूतरा डेरा पर दबिश देकर पुलिस ने 1350 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया। साथ ही 4000 लीटर लहन को भी नष्ट कर दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो चुनाव मोड को लेकर अलर्ट पर है पुलिस और लगातार छापेमारी कर रही है। ऐसे में अवैध शराब पर यहां दबिश दी है पुलिस ने और 1350 अवैध शराब को नष्ट किया है। इसके साथ ही लहन को भी नष्ट किया गया है। तो यूपी के बदायूं जिले में मूसा झाग थाना क्षेत्र के तिगुला गांव में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस गांव पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। वहीं एक के साथ 3 लोगों की मौत से गांव में सनसनी फैल गई है। तो लगातार यूपी में जहरीली शराब का खेल चालू है और जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई है। महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाले यौन अपराधों को लेकर यूपी सीएम योगी हमेशा पुलिस को कड़े निर्देश जारी करती रहती है, लेकिन उनकी पुलिस नाबालिग बच्चियों तक से होने वाले अपराधों को नजरअंदाज करने में लगी रहती है। ताजा मामला कानपुर देहात पुलिस का है, जहां कानपुर देहात में पुलिस की लापरवाही से एक छेड़छाड़ की नाबालिग पीड़िता की संदिग्ध मौत हो गई। ये मामला राजपुरा थाने के पैलावर गांव का है। पीड़िता के पिता का आरोप है कि छेड़छाड़ के आरोपियों ने ही बच्ची की हत्या की है। वहीं पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। तो योगी सरकार तमाम दावे करती है कि उनकी सरकार में बच्चियां सुरक्षित हैं, लेकिन ये मामला कानपुर से सामने आया है, जहां पीड़िता की संदिग्ध मौत हो गई है और पूरा मामला कानपुर देहात पुलिस का है, जहां कानपुर देहात में पुलिस की एक लापरवाही से एक नाबालिग ने अपनी जान गंवा दी। पीड़िता के पिता का आरोप है कि छेड़छाड़ आरोपियों ने ही बच्ची की हत्या की है। जिन्होंने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया था, उन्होंने ही इस पीड़िता की हत्या की है और पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही आईजी कानपुर रेंज मोहित अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया है। ये मोड़ी गए हमारे लौंडे उनके आते 3-2 है, तो वो एक है मोड़ी गए स्कूलों में गए रखते कि हमसे बोलो। उसके बाद अब हमने उसे बाप से कही जाए, शाम के सुई सवेरे चढ़ के आए बहू के हमारे बच्चन का मार हो जाने। और जब हमें पता चलो तब हम थाने गए, थाने में रिपोर्ट लिखवाई, उन लोगों की सुनी गई, हमारी नहीं सुनी गई। और भैया भाग जैसे हम आए सुई और यू निकला, अभी निखिल से पूछो इन निखिल ने और ये सब लोग आए चढ़ गए 4-5 लोग और वो एक मुस्कनी आ गए, एक है ले गए पहले वन लौंडा आ गए जानी और 4-5-6 जने आते और मार गए और चले गए। थाना राजपुर के पैलावर गांव में आज शाम को 4 बजे एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें मारपीट हुई, जिसमें 2 औरतों दोनों पक्षों के लड़के और लड़की दोनों की मां को चोटें आई और इसकी रिपोर्ट लिखाने थाने गए थे। उसमें छेड़खानी के आरोप में लड़की की मां की तरफ से तहरीर दी गई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान उप निरीक्षक के यहाँ घटनास्थल पर आए थे
इसी बीच पता चला कि लड़की की हैंगिंग से डेथ हुई है। पुलिस का काम कानून और व्यवस्था के तंत्र को सुधारना है, ना कि उसे बिगाड़ना। लेकिन पुलिस के संदिग्ध क्रियाकलापों से न केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, बल्कि जनता के बीच उसकी छवि भी धूमिल होती जा रही है। मामला झाबुआ जिले का है, जहां थांदला थाना अंतर्गत खवासा चौकी प्रभारी को रिश्वतखोरी की आदत लग गई है। खवासा चौकी प्रभारी सुशील पाठक का एक रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता द्वारा खवासा चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तो चौकी प्रभारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया गया। पूरा मामला झाबुआ का बताया जा रहा है। रिश्वत लेते पुलिसकर्मी का ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया। चौकी प्रभारी को यहां पर निलंबित किया गया है। रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद तत्काल रूप से कार्रवाई की गई और पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया चौकी प्रभारी को। अनूपपुर जिले के कोयांचल क्षेत्र अमलाई कॉलरी में श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा अमलाई दुर्गा मंदिर से होते हुए पूरे अमलाई क्षेत्र में भ्रमण किया। कलश यात्रा में क्षेत्र की समस्त महिला पुरुष सहित छोटे बच्चे मौजूद रहे। इस दौरान कोविड-19 के नियमों का भी पालन किया गया। प्रथम दिवस की कथा में हम महात्मा की कथा को श्रवण करेंगे। आज सुंदर कलश यात्रा निकाली गई है प्रभु की। द्वितीय दिवस की कथा में हम प्रथम स्कंद भगवान के 24 अवतारों की कथा श्रवण करेंगे। तृतीय दिवस की कथा में परीक्षित जी को जो श्राप लगेगा उसके अनुकूल से सुखदेव जी का आगमन होगा और परीक्षित जी को सप्तम दिवस में मुक्ति कैसे मिले इसका मार्ग बताने के लिए सुखदेव जी इसका माध्यम बनेंगे। चतुर्थ दिवस की कथा में राम जन्म और कृष्ण जन्मोत्सव की कथा मुख्य रूप से हम श्रवण करेंगे। पंचम दिवस की कथा में नंदोत्सव। भागवत कथा का जो आयोजन किया जा रहा है वो 7 दिन का कार्यक्रम 1 दिन का भव्य भंडारे के साथ समाप्त किया जाएगा। और इसमें जो कथा वाचिका आई हुई हैं पूज्य रश्मि मिश्रा जी श्रीधाम वृंदावन से पधारी हुई हैं हम लोगों के बीच में, और हम लोगों को अपनी कथा हम लोगों को सुनाएंगे। कोविड को देखते हुए क्या क्या व्यवस्था की गई है आप लोग के द्वारा? जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड की महामारी में हम लोग सरकार द्वारा विशेष गाइडलाइन दी गई है, तो हम लोगों ने उस गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए फेस मास्क की। पुरानी रंजिश में खूनी खेल की खबरें आमतौर पर सुनने को मिलती हैं। ताज़ा मामला हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां चंदपुरवा गांव में पुरानी रंजिश में एक युवक को 2 बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसके बाद उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। अब फिलहाल पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। कल 1 अप्रैल को रात्रि 9 बजे थाना सुमेरपुर क्षेत्र में एक गोली चलने की घटना की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची तो ज्ञात हुआ कि चंदपुरवा रेलवे क्रॉसिंग के आगे एक साइड रोड जाती है स्कूल के लिए, उस पर 200 मीटर पर जाकर एक मोटरसाइकिल पड़ी मिली और वहीं की घटना बताई जा रही है। आमिर नाम का व्यक्ति 30 वर्ष का, जिसको गोली लगने की जानकारी मिली। गोली उनके कमर में लगी है और उनको इलाज के लिए ले जाया गया हमीरपुर जिला अस्पताल, उसके बाद कानपुर रेफर कर दिया गया। उनकी स्थिति ठीक है। उनकी तहरीर पर दीपू और उसके पिता जुगजोधर व 2 अन्य के खिलाफ धारा 307, 504 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। तो धर्म परिवर्तन की शिकायत पर 2 नन और 2 युवतियों को झांसी में उत्कल ट्रेन से उतारे जाने के मामले में जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई की है। जीआरपी ने हिंदूवादी नेता अचल अटजरिया और पुरुकेश
अमरया को हिरासत में ले लिया है। दोनों से पूछताछ की गई और न्यायालय में पेश करने के बाद आज उन्हें जेल भेज दिया गया है। बता दें कि बीते 19 मार्च को उत्कल एक्सप्रेस से राउरकेला जा रही 2 नन के साथ अन्य 2 युवतियां सफर कर रही थी। इसी दौरान हिंदूवादी संगठन नेताओं ने शिकायत की थी कि युवतियों को धर्म परिवर्तन के लिए ले जाया जा रहा है। इस दौरान झांसी में बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों ने नेता रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे और हंगामा किया था, जिसके बाद जीआरपी ने दोनों नन के साथ युवतियों को ट्रेन से उतार लिया। पूछताछ के बाद धर्म परिवर्तन का मामला नहीं मिलने पर नन्स और युवतियों को छोड़ दिया गया। रात्रि 10 बजे के आसपास प्रभारी निरीक्षक झांसी और क्यूआरटी टीम अपने हमराहियों के साथ प्रभारी निरीक्षक रेलवे स्टेशन पर गश्त कर रहे थे कि क्यूआरटी टीम को ये जानकारी मिली कि 2 व्यक्ति पुराने बुकिंग हॉल के पास आपस में बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दिनांक 19/3/21 को जो उत्कल एक्सप्रेस में धर्मांतरण के संबंध में सूचना मिली थी उसमें पुलिस के द्वारा प्रॉपर कार्रवाई नहीं की गई और दोनों ननों को छोड़ दिया गया था। तो उस संबंध में प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील कुमार सिंह ने दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की तो आमादा फौजदारी होने लगे, कहने लगे कि हम लोग इसके संबंध में प्रदर्शन करेंगे कि इस पर कोई प्रॉपर कार्रवाई नहीं की गई है। तो इस संबंध में दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गरोठा के गुरसराय नगर में जैन मुनि श्री सुप्रभ सागर और प्रणत सागर जी महाराज के गुरसराय पहुंचे। इस मौके पर जैन समुदाय के लोगों ने उनके भव्य स्वागत किया और उनके आने पर नगर के लोगों ने आरती कर मुनि श्री का आशीर्वाद लिया, साथ ही आरती कर भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि लगभग 2 महीने पहले मुनि श्री सुप्रभ सागर और प्रणत सागर जी महाराज नगर में 1 महीने तक रुके थे। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।